हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। दोस्तों, माई सेल्फ नीरज और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में। आप लोगों की काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे और काफ़ी सारे ये मैसेजेस थे कि आईवीएफ क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। इसी के साथ ही आज इसी एक कॉन्सेप्ट को भी ले लेंगे कि भाई सैरोगेसी क्या होती है ना। तो ये काफ़ी सारा लाइमलाइट में रहा है और काफ़ी अभी इन पर मूवीज़ भी बनी है ना। मिमी करके कोई मूवी भी आई थी और वो अच्छे अवार्ड विनिंग मूवी रही है। तो आईवीएफ है क्या, किन लोगों को आईवीएफ करवाना चाहिए और आखिरकार आईवीएफ करवाते क्यों हैं, है ना। वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे आईवीएफ हो सकता है और व्हाट इज द बेसिक फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ में कोई डिफरेंस नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ, यह आईवीएफ ही है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं तो ये आज का नहीं है। अगर हम हमारे भारत के इतिहास को उठाकर देखें, पुराने पन्नों को उठाकर देखें, तो आप लोगों ने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत में कौरव भी सुने होंगे और कौरव 100 थे। और आप लोगों को पता हो तो महर्षि वेद व्यास जी ने इन्हीं कौरवों को कहते हैं कि मटकों में जो है वो ग्रोथ करवाया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इट इज पॉसिबल कि आप किसी जीव को मटकों में बनवा रहे हो, 9 महीने तक मटकों में रह रहा है। तो वो तो एडवांस लेवल की साइंस हो गई। हालांकि अभी मैं जब आपको आईवीएफ पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ाऊंगी, वो पढ़ने वो समझने के बाद आप इस बात पे भी यकीन कर पाएंगे कि हाँ, हो सकता है कि वो और भी एडवांस लेवल की साइंस रही हो। हालांकि अब आईवीएफ क्या होता है, किस तरह से काम करता है, आइए इसे समझते हैं। पर इसे समझने के लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या जगह पर कौन कौन सा ऑर्गन होता है ये समझ लेना जरूरी है। दरअसल यहाँ पर कहानी की शुरुआत ये होती है कि अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास में यूट्रस होता है ना। ये आपका सर्विक्स वाला एरिया होता है और आगे वजाइनल रूट होता है। और यहीं से ही जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यूट्रस जो है, यानी कि जिसे बच्चादानी या फिर जो है वो बच्चादानी जनरली कहते हैं, गर्भाशय जिसे हम लोग कहते हैं। और इसी गर्भाशय से जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो ये जो नलिका आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है, ये नलिका होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, जिसे हम डिंब वाहिनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है ये तो आप लोगों की डिंब वाहिनी है या फिर ओविडक्ट है या फिर फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर आपकी ओवरी है, ओवरी जिसे हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं। और ये जो जगह है ये आपका यूट्रस है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि कितनी ओवरी होती है, कितने यूट्रस होता है। भाई गर्भाशय एक ही होता है, गर्भ प्लस आशय, जो वो जगह है जहां पर कोई बेबी जो है वो 9 महीने तक डेवलप होगा। ओवरी, अंड प्लस आशय, ये वो जगह है जहां पर एग जो होते हैं वो रहते हैं और डेवलप्ड होते हैं। जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है ना, तो उस छोटी बच्ची के अंदर पैदा होने के साथ ही एग होते हैं, लेकिन एग डेवलप्ड एज के साथ साथ में होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये डिंब वाहिनी क्या काम करती है भाई, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जिस दिन एग डेवलप हो जाते हैं या फिर जब मैच्योरिटी या प्यूबर्टी की एज आती है, जब एक लड़की के अंदर जो है वो किशोरावस्था आती है, तो ये एग डेवलप होते हैं और हर महीने एक एग निकलकर जो है वो कोई भी तरफ वाला आपके फैलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, जिसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एग यहाँ पर आकर थोड़ा सा मूवमेंट करता है। जब ये इस जगह पर आ जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि स्पर्म जो है वो वजाइनल रूट से होते हुए और जो है वजाइनल रूट से होते हुए सर्विक्स एरिया से होते हुए ये इस तरफ भी जाते हैं, क्योंकि इसके पास तो थोड़े ना आंख है कि भाई इन्हें पता लगेगा कि किधर जाना है। तो वो जाएंगे तो इस तरफ भी, स्पर्म इस तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें एग मिलेगा नहीं। अब हर बार एक तरफ से जो है वो एग जो है ओव्यूलेशन होता है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में इस एग की मुलाकात इस स्पर्म से होती है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो एग होते हैं उनके पास उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। और ये दोनों सेल मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है, जिसे हम लोग जायगोट के नाम से जानते हैं। जायगोट जिसे हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं। और यही जायगोट आगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका और डेवलप होता होता एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे बेबी का फॉर्मेशन करता है। ये फैलोपियन ट्यूब के इस भाग में जहां पर एग और स्पर्म मिले हैं, इस भाग को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, तो इस भाग को हम लोग निषेचन की क्रिया के नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद में एक बेबी का निर्माण होना शुरू होता है। तो जनरली तो ये कहानी होती है।
लेकिन क्या होता है कि वो कपल जिनकी बॉडी में हो सकता है कि स्पर्म में कोई दिक्कत रही हो, जिसके कारण स्पर्म इस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हो सकता है फीमेल में कोई दिक्कत हो कि एग मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो या ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा हो। तो जब नेचुरली क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन। तो जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कपल के लिए क्या किया जाता है मेडिकल टर्म में कि उस कपल की बॉडी, फीमेल की बॉडी से एग लिया जाता है, मेल की बॉडी से स्पर्म लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कोई भी वजह हो सकती है कि क्योंकि ये देखो बॉडी है ना, और हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो इतना भी अब प्योर रहा नहीं है, हार्मोन अनबैलेंस, बॉडी में 10 तरह की बीमारियां और हमारा रूटीन, तो इन सब चीजों से जो है वो हमारे शरीर के फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन होते जा रहे हैं। तो बेसिकली एग को निकाला जाता है फीमेल बॉडी से जो ओवरी में था, है ना। उसके अलावा स्पर्म जो है वो लिया जाता है मेल बॉडी से, और जो फर्टिलाइजेशन की मेन प्रोसेस है, यानी कि जो एग और स्पर्म मिल नहीं रहे थे, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को जो है वो बॉडी के बाहर जो है वो संपन्न करवाया जाता है, निषेचन की क्रिया होती है, और इसी निषेचन की क्रिया से अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो जायगोट बनेगा। और इसी जायगोट को जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है, ये जायगोट जो है, अब इसमें 23 क्रोमोसोम यहाँ पर थे, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर थे, ये जायगोट बन गया 46 क्रोमोसोम का। और इसके अलावा ये जायगोट अब आगे डेवलप करवाया जाता है, कोशिका विभाजन भी यहीं पर ही करवाया जाता है, पूरा कोशिका विभाजन नहीं, 16 से 32 कोशिका जब ये हो जाती है डिवाइड होते होते, अब डॉक्टर्स को लगता है कि अब इस जायगोट को ये आराम से डेवलप हो सकता है, ये अपने आप प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस में जा रहा है। तो जब जायगोट में ये 16 से 32 कोशिकाएं जब हो जाती हैं, तो अब इस जायगोट की ये कोशिकाओं को उठाकर उसी फीमेल के यूट्रस के अंदर, यानी कि गर्भाशय के अंदर, उसी फीमेल के, जिस फीमेल से एग रिलीज किया था, उसी फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट यानी कि अंतः रोपित कर दिया जाता है। यानी कि आईवीएफ, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो पूरा बच्चा नहीं बना दिया है हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, सिर्फ हमने एक प्रोसेस करवाई है, वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। हमने सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यानी कि निषेचन की क्रिया को सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर हम लोग जो है वो कृत्रिम रूप से करवाते हैं, बच्चे का यानी कि जायगोट का थोड़ा डेवलपमेंट करवाते हैं, 16 से 32 कोशिका तक जब वो विभाजित हो चुका है तो अब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ अभी आगे और डेवलप हो जाएगा। तो इसी इनिशिएटिव फेज के अंदर ही हम लोग इस बेबी को या फिर इस जायगोट को उठाकर यहाँ पर इम्प्लांट कर देते हैं। अब अगले 9 महीने तक ये नेचुरल ही ग्रोथ करेगा। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ, या फिर आप इसे आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हो। पूरा बच्चा नहीं बना दिया है ना, आप इसे समझिएगा। तो ये वजह है, इसे इस पूरी प्रोसेस को हम आईवीएफ कहते हैं। अब यहाँ पे आता है सैरोगेसी। सैरोगेसी में क्या है कि अब मान लो कि यही महिला है, इसी महिला के यूट्रस में वो कैपेसिटी नहीं है, उसके गर्भाशय में वो क्षमता नहीं है कि वो 9 महीने तक बच्चे को पोषण दे सके, विकास कर सके। ये किसी भी वजह से हो सकता है ना, इनफर्टिलिटी हो गया, है ना, हार्मोन अनबैलेंस्ड हो गए, या फिर कोई चोट लगी हो, कोई घटना हुई हो। तो अगर कोई वो फीमेल जिसका यूट्रस, जिसका गर्भाशय 9 महीने तक बच्चे को विकास नहीं कर सकता बच्चे का, तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है कि आईवीएफ तो होगा, तो सैरोगेसी में आईवीएफ तो होता ही होता है, साथ में ये जायगोट जो था, आईवीएफ में तो क्या कर रहे थे कि इस जायगोट को उठाकर सेम फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। जबकि हम सैरोगेसी जब करते हैं, जबकि हम जो है सैरोगेसी करते हैं, तो सैरोगेसी के अंदर क्या होता है कि ये एग किसी और फीमेल का है, और ये जायगोट को अब किसी और मदर के यूट्रस के अंदर हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। ऐसा वो अनदर मदर के लिए ढूंढना पड़ता है कि कौन फीमेल वो स्वस्थ है कि नहीं है, कि सारे टेस्ट किए जाते हैं कि हाँ ये जायगोट जो है, जो 16 से 32 कोशिकाएं हमने बनाई है, वो किसी अदर फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, वो ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर डॉक्टर्स की जो है वो देखरेख में होता है। तो ये आजकल एज अ बिजनेस भी होने लगा है ना। और ये कोई करीबी रिश्तेदार भी ऐसा करवा सकते हैं, सैरोगेट मदर कोई करीबी रिश्तेदार भी बन सकते हैं। तो सैरोगेसी में अनदर मदर का यूट्रस होगा, साथ में आईवीएफ की प्रोसेस भी होगी। जबकि आईवीएफ में सिर्फ आईवीएफ होगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, और सेम मदर के जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपको डिफरेंस नहीं लगता होगा आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में। सैरोगेसी में चेंजेस हैं तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके अलावा
हर दिन एक सेशन होता है एसएससी अड्डा 24/7 पर, वो होता है शाम को 5 बजे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन हर दिन 8:30 बजे एक नया टॉपिक लेकर आता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे जो है वो किस पर पढ़ सकते हैं, आप हमसे जो है वो एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं। आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए, और इसके अलावा आप ऑल कोर्सेज़ की लिस्ट में चले जाइए, और ऑल कोर्सेज़ की लिस्ट में चले जाकर जो है वो आप एसएससी वाले सेगमेंट में, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन बैच चाहिए, आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी बैच, जैसे एसएससी की सीजीएल की तैयारी करें, तो हमारे पास ये नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 तारीख से, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर Y698 कोड लगाते हैं, Y698, तो आपको ये बैच जो है वो 80, ये कोड आपको 80% डिस्काउंट दिलवाता है। ऐसे ही एसएससी का महापैक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास में अभी शपथ बैच आया सीएचएसएल के लिए, तो इस शपथ बैच में भी आप एनरोल करवा सकते हैं। बाय नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यूज कोड करना है Y698। ये जो आपका 3000 का बैच, 3500 का बैच था, ये पड़ेगा आप लोगों को मात्र 600 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 600 रुपए में, क्योंकि ये 80% डिस्काउंट आप लोगों को ये कोड जो है वो दिला देता है। ऐसा ही नहीं, एसएससी का तमाम जितने भी बैचेस हैं, आप उनके अंदर किसी में भी अगर Y698 कोड लगाते हैं, आप रेलवे के किसी भी बैचेस में अगर Y698 कोड लगाते हैं, चाहे वो आरपीएफ का बैच होता है, चाहे वो एएलपी का है ना, 80% आपको ये बैच जो है वो मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें हर दिन। धन्यवाद।